बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जासूसी दुनिया कर्नल फरीदी नावल बाय इब्ने सफ़ी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस सिलसिले में इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो यहाँ से भाग निकलो। दफतन उसने रिवॉल्वर निकाला और उछलकर पीछे हटता हुआ बोला, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। जो यहाँ था वहीं खड़ा रह गया। नासिर उल्टा चलता हुआ सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। इसने अजनबी जवान की आंखों में तमस्खर महसूस किया। उसके होंठों पर तंज की मुस्कुराहट भी थी। अलबत्ता सरदार जमान सख्ती से होंठ भींचे बैठा था। नासिर ने बायां हाथ पीछे ले जाकर दरवाज़ा खोला और उल्टे पाँव ही बाहर निकला। फिर बड़ी तेज़ी से इस ट्रक की तरफ दौड़ा जो सामने खड़ा था। ख्याल ये था कि ट्रक की ऊँट से मुकाबला कर सकेगा अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर इग्निशन स्विच देखकर फौरी तौर पर ट्रक ही ले जाने का फैसला कर लिया। ट्रक के पिछले हिस्से में मुर्गियाँ कड़कड़ा रही थीं। इसने बड़ी फुर्ती से इंजन स्टार्ट करके गियर बदला और ट्रक शोर मचाता हुआ आगे बढ़ गया। अब वो अंधाधुंध एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाए जा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त नीलम सराय में कोई ऐसी गाड़ी मौजूद नहीं है कि ये लोग इसके ताक़ुब के लिए इस्तेमाल कर सकें। वो जल्द से जल्द रिगम बाला वाली सड़क पर पहुंच जाना चाहता था। दफतन इसने किसी को कहते सुना, मुझे एक ऐसे ही मुशाक आदमी की ज़रूरत थी। ओवर। मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं, वरना किसी खड्ड में जा पड़ोगे। आवाज़ इसी अजनबी जवान की थी जिसे झगड़े की बिना पर इस इक़दाम की नौबत आई थी। ठंड सी लहर नासिर के सारे जिस्म में दौड़ गई। वो कुछ ना बोला। ट्रक के पिछले हिस्से से फिर आवाज़ आई, अब देखना है कि तुम मुझे कहाँ ले जाते हो। नासिर ने ख़ुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बात इस हद तक खुवामख्वाह बढ़ा दी, लेकिन तुमने देखा सरदार जमान कितना कमीना आदमी है। मैंने इसकी हिमायत में तुमसे झगड़ा मोल लिया था और वो कुत्ता मुर्गों की लड़ाई देखना चाहता था। अब यही देखो, 3 मुर्गियाँ। मुर्गियों की बात रहने दो, आवाज़ आई, 3 के बजाय इसे 30 मुर्गियाँ भी दे दी जा सकती थीं, बशर्ते कि तुम इतनी आसानी से हाथ आ जाते। मैं तुमसे खैफ नहीं हूँ, समझे? नासिर झिंझिला कर बोला, बस इस मरदूद को खुश होने का मौका नहीं देना चाहता था। फरीदी के पंजे से निकल जाना इतना आसान नहीं है नासिर। इस बार आवाज़ बदली हुई थी और नासिर ने फरीदी की आवाज़ साफ पहचान ली। अब स्टीयरिंग पर उसके हाथ काँप रहे थे और दिल उछल उछल कर हलक में आता महसूस हो रहा था। जीप सड़क पर फराटे भर रही थी और हमीद हुक्मनुमा आईने में वो गाड़ी भी देख रहा था जिस पर पिछली रात सफ़र करता रहा था। जीप से उसका फासला कुछ ज़्यादा नहीं था। क्या तुम मुझे पाइप पीने की इजाज़त दोगे? ज़रूर ज़रूर, जवाब मिला। और फिर कदर तवक्कुफ़ के साथ रेंजर्स ने पूछा, क्या ये लड़की उर्दू समझ सकती है? मैं इसे ज़रूर उर्दू पढ़ाऊँगा। इसकी शक्ल मुझे कुछ मुगलानियों की सी लगती है। हमीद ने जवाब दिया। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये उर्दू समझ सकती है? कतई नहीं। अच्छा तो बताओ, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? यार तुम मेरे घाड़मड़ लगते हो, ज़बान संभाल कर बात करो। बेवकूफ़ी की बातें करोगे तो ज़रूर कहूँगा। इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? रेंजर्स नाखुशगवार लहजे में बोला, ये ना मेरी माँ हो सकती है और ना बहन। बेवकूफ़ी की बात तुम कर रहे हो। क्या ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती? बेवा हो सकती है। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, क्योंकि मैं निकाह पर मर जाऊँगा। फजूल बातें ना करो। अच्छा तो नहीं मरूँगा, करो मेरी शादी का इंतज़ाम। चौकी पहुँचकर बारात सजाएंगे तुम्हारी। शुक्रिया, हमीद ने कहा और पाइप में तंबाकू भरने लगा। ये क्यों गर्म हो रहा है? मैं जहमत में पड़ गया हूँ। ना तुम इसकी ज़बान समझ सकती हो और ना ये तुम्हारी ज़बान। मैं ख्वामख्वाह मुतरजम बन कर रह जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि तुम इन लोगों से नरमी से पेश आओ। हरगिज़ नहीं, क्योंकि इसने बात ही ऐसी कही है। क्या बात है? कह रहा था कि चौकी पहुँचकर तुम दोनों की शादी कर देंगे। बकवास न करो। हमारे यहाँ शादी को बकवास नहीं कहते, बल्कि बकवास तो शादी के बाद शुरू होती है। तुम ऐसी फजूल बातें करोगे तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊँगी। बिल्कुल खामोश हो गई तो ये लोग मुझे भी तुम्हारे ही कब्र में दफन कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कहना चाहते हो। हमारे यहाँ एक गैर शादीशुदा जोड़ा सफ़र नहीं कर सकता। ये तो ज़बरदस्ती है।
इनका ख्याल है कि ऐसी सूरत में शैतान का वलीमा हो जाता है। वलीमा क्या? वेडिंग फीस्ट। या तो तुम्हारा दिमाग चल गया है या अभी नींद पूरी नहीं हुई। दोनों बातें दुरुस्त हैं। थोड़ी देर बाद रेंजर्स ने हमीद से पूछा, इसे कहाँ से भगा कर लाए हो? रहमे मादर से। रहमे मादर? कौन सा शहर है? मैंने तो पहले नाम नहीं सुना। यार अब खुश रहो वरना मैं हंसते हंसते बेहोश हो जाऊंगा। चौकी पहुंचकर शायद तुम्हें बेहोश ही होना पड़े। गालियां दे रहे हो मुझे? मादर। खैर खैर, देखेंगे। ये नेकबख्त ये गाली नहीं बल्कि हम सबका वतन ने मालूफ है। बस चुप रहो वरना ठीक कर दूंगा। तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तो तुम्हारी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता था। रीमा बोल पड़ी, क्या तुम किसी बात पर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं तो इससे कह रहा था कि अगर तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो अब कर लो। तुम पता नहीं किस किस्म के आदमी हो। मैं भी सुकून की तलाश में निकला हूँ, लिहाजा ठीक है। अगर तुम्हारी इन हरकतों की बिना पर किसी दुश्वारी में पड़ गई तो। ओह मेरे खुदा! दफतन वो उछल पड़ी। क्यों, क्या बात है? मेरे कागजात! खुदाया अब क्या होगा? कैसे कागजात? मेरा पासपोर्ट और दूसरे ज़रूरी कागजात वो उसी सूटकेस में थे जो वहीं रह गया था। खुदा गारत करे उस मोटे आदमी को। खुदा ने पहले उसकी बीवी को गारत कर दिया था, लिहाजा अब खुद उसको गारत करने का 1% भी इम्कान नहीं। नहीं, बताओ मैं क्या करूं? जब भी एक कप कॉफ़ी मैसर आ गई तो मैं बता दूंगा कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। अचानक जीप के ड्राइवर ने पूरे ब्रेक लगाए और हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात तले ऊपर आ गई हो, क्योंकि इसका सर अगले स्टीयरिंग से जा टकराया था। और अगर वह पूरी ब्रेक ना लगाता तो जीप इस ट्रक से जा टकराती जो सड़क के दरमियान खड़ा था। किसी तरफ से भी बचाकर निकाल ले जाने की गुंजाइश नहीं थी। पिछली गाड़ी के ब्रेक भी चढ़-चढ़ाए थे, वो सब नीचे उतरे। ट्रक में कोई भी नज़र न आया। इसका एक अगला टायर फ्लैट था। रेंजर्स के ऑफिसर ने ट्रक वालों को आवाज़ें देनी शुरू कर दी, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। फिर वो इसी तगदो में लग गए कि किसी तरह ट्रक को हटाया जाए। दफतन एक भारी आवाज़ सुनाई दी, तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा दो। हमीद ने मुड़कर देखा। 4 आदमी चट्टानों की ऊँट से निकले थे। उनके हाथों में टॉमी गनें थीं और चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। रेंजर्स ने मुतहय्यराना अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। चारों नकाबपोशों में से एक आदमी आगे बढ़कर हमीद से बोला, तुम दोनों को हमारे साथ चलना है। हाथ ऊपर उठाए रखो। आप कौन हैं जनाब अली? तुम्हें इससे बहस ना होनी चाहिए। अगर मज़ाहमत की तो सीना छलनी हो जाएगा। जैसी मर्ज़ी जनाब अली। अब तो सितारे गर्दिश में ही आ चुके हैं। हमीद बोला, अब ये लोग हम दोनों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? दफतन रेंजर्स का ऑफिसर कड़क कर बोला, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? ये हमारे कैदी हैं और हम खुद इन्हें सज़ा देंगे। तुम लोग हो कौन? अहमकाना सवाल। अगर यही जाहिर करना होता तो नकाबें क्यों इस्तेमाल की जाती? फ़लसफ़ी मालूम होते हो। ये स्टेट का मुजरिम है। रेंजर्स के ऑफिसर ने हमीद की तरफ देख कर कहा, हम लोग भी शरीफ आदमी नहीं हैं। अच्छा, बहस बंद। तुम दोनों ट्रक के पीछे चलो। हमीद और रीमा चल पड़े। ट्रक के दूसरी तरफ ढलान में एक छोटा सा मोड़ था। चलो चलते रहो, पुश से हुक्म मिला। हमारा बैठे रहने का इरादा नहीं, लिहाजा खामखा अल्फाज ना ज़ाया करो। हमीद बदस्तूर चलता हुआ बोला। फिर वो उस मोड़ से गुजरे ही थे कि सामने इन्हें एक कार नज़र आई। कार में कोई मौजूद नहीं था। इतने में नकाबपोश हमीद के बिल्कुल करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, कुंजी इग्निशन स्विच में मौजूद है जनाब कप्तान साहब, और एक सूटकेस में जो पिछली सीट पर रखा हुआ है मेकअप का सामान भी मौजूद है। खातून को बुर्का उड़ाइए और अपनी शक्ल में मामूली सी तब्दीली कीजिए। ओहम। हमीद ने तवील सांस ली। हम उन रेंजर्स को आधे घंटे से ज़्यादा ना रोक सकेंगे, इसे भी जहन में रखिएगा। फ़िक्र ना करो। ठीक है, हमीद ने कहा और रीमा का बाजू पकड़कर गाड़ी की तरफ ले आया। चलो बैठ जाओ। आखिर ये क्या हो रहा है? बातों का वक्त नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। दोनों अगली सीट पर बैठ गए और हमीद ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। उस जगह से कई मील आगे निकल जाने के बाद हमीद ने गाड़ी एक जगह रोकी और सूटकेस से मेकअप सेट निकाल लिया। लो, अब तुम इसे पहन लो। हमीद ने इसमें से एक बुर्का निकालकर रीमा की गोद में रखते हुए कहा, यह क्या है? इसे बुर्का कहते हैं। तुमने सुना होगा कि हमारे यहाँ की ज़्यादातर ख़वातीन पर्दा करती हैं। हाँ, मैंने सुना है। ओह, तो ये वो है? हाँ, वही है। हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब बातों में वक्त ज़ाया मत करो वरना हम फिर किसी मुसीबत में पहुँच जाएंगे। मुझे इसका इस्तेमाल नहीं मालूम, मैं बताऊंगा। फिर बड़ी तेज़ी से उसने उसे बुर्का पहनने में मदद दी थी। देखो,
मैं इस तरह चेहरा ढाँप कर नहीं बैठ सकती। और चेहरा ढाँपने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो यहाँ किसी को भी चेहरा ढाँप के हुए नहीं देखा। अरे अभी तो तुम 4 मर्दों को चेहरा ढाँपते हुए देख चुकी हो। इतनी जल्दी भूल गई? मैं चेहरा नहीं ढाँकूंगी तो फिर पहचान ली जाओगी और हम पकड़े जाएंगे। हम लोग सरहदी पुलिस से भाग निकले हैं, इसे ना भूलो। तो क्या वो नकाबपोश तुम्हारे ही आदमी हैं? नहीं, लेकिन वो हमें अपने ही आदमी समझते हैं, हमीद ने कहा और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। तो फिर तुम भी इन्हीं लोगों में से हो जो पुलिस से मुंह छुपाए फिरते हो? कतई नहीं, हम सिर्फ शिकारी हैं। इस दौरान में हमीद ने अपनी नाक के नथनों में वो स्प्रिंग फिट कर लिए थे जिन्हें वो मैड्स मेकअप टूल कहता था। दफतन रीमा की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और वो चौंक कर बोली, ये क्या क्या बात है? तुम्हारी नाक क्या गायब हो गई? नहीं, ऊपर उठ गई है। अब थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी। क्या मतलब? मैं एक बदरू हूँ। हर साल यही एक ड्रामा बार बार इन्हीं अतराफ में दोहराया जाता है। एक औरत चीखती हुई मर जाती है, मोटेल जलकर खाक हो जाता है, 5 लाशें हैं और दूसरे दिन फिर कुछ भी नहीं। इस बार ये ड्रामा तुमने देखा है। पिछले साल एक डॉक्टर ने देखा था। ठीक 3 माह बाद इसके जुड़वां बच्चे पैदा हुए। आइंदा साल एक फैमिली प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन को दिखाया जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो फिर तुम भी मेरी ही तरह अपनी नाक ऊपर उठाकर दिखाओ। तो देखो, मुझे डराओ नहीं, वो खौफजदा आवाज़ में बोली और नकाब उलटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ठीक है, नकाब उलट दो, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी दिखाई दे फिर डाल देना। मैं मजाक कर रहा था। मजाक ही सही, लेकिन तुम किसी बदरू से कम भी नहीं हो। इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया, लेकिन ये रेगम वाला किसी तरह आ ही नहीं चुकता। मैं अब बड़ी थकन महसूस कर रही हूँ। हमीद कुछ ना बोला। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सुकून नसीब होते ही एक गहरी नींद सो जाएगा। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच 2 आदमी खड़े नजर आए। इन्होंने अपने हाथ उठाए हुए थे, गलबन गाड़ी रुकवाना चाहते थे। अब ये क्या होने वाला है? रीमा चेहरे पर नकाब डालते हुए बोली। हमीद ने फौरी तौर पर पूरे ब्रेक लगाए और गाड़ी उन दोनों से काफ़ी फासले पर ही रुक गई। साथ ही इसने बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर भी निकाल दिया। दफतर इनमें से एक हाथ हिलाता हुआ बोला और चीखा, इट इज़ ब्लैक सर। हमीद ने तवील सांस ली और रिवॉल्वर गोद में डालकर फिर स्टीयरिंग संभाला और इंजन बंद नहीं किया था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इन दोनों के करीब जा रुकी। वो खिड़की के करीब आए। ये गाड़ी आपको यहीं छोड़ देनी है, उनमें से एक बोला। हमीद ने रीमा को उतरने का इशारा किया। अब क्या बात है? वो भिन्ना कर बोली, हमें यहीं उतरना है, यहाँ इस वीराने में। फिक्र ना करो। फिर वो गाड़ी से उतर गए और इन दोनों में से एक उसी गाड़ी में बैठकर उसे आगे बढ़ा ले गया। दूसरा उनके पास खड़ा रह गया था। मेरे साथ आइए जनाब, दूसरा आदमी बाएं जाने मुड़ता हुआ बोला। उसके हाथ में वो सूटकेस था जो गाड़ी से उतारा गया था। मम, मैं इसे पहनकर एक कदम भी ना चल सकूंगी, रीमा ने कहा। तो उतार दो। अब वो बाएं जाने वाली ढलान में उतर रहे थे।